डियर एस्पिरेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, दरअसल हम यहाँ इस बात पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि करंट अफेयर्स को आपको कैसे पढ़ना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन मिल गया या फिर आप किसी करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे कि एक क्वेश्चन से आप उसकी तह तक कैसे जा सकते हैं, कैसे उसमें डीप तक जाके आप ऐसे उसकी स्टडी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आ गया या फिर उस फील्ड से रिलेटेड आ गया तो फिर आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना हम पहला सेशन है ये यूपी पीसीएस के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह टाइगर रिजर्व जिसे अंतर्राष्ट्रीय TX2 ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये अवार्ड क्या है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। किसको सम्मानित किया गया ये भी आपको जानना चाहिए। यहाँ हम जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके आंसर्स को भी हम अवेलेबल करवाए हुए हैं। दरअसल ये आंसर्स, ये जो 3 टाइगर रिजर्व देख रहे हैं, ये तीनों आपके यूपी के हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसके आंसर्स को भी एक बार गूगल करिए, एक बार उसको यूटिलाइज करिए, देखिए क्या है वो क्वेश्चन, वो आंसर क्यों बनाए गए, क्योंकि वो आंसर कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेटेड रहते हैं, उस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखिए पीलीभीत और दुधवा अमानगढ़ ये तीनों टाइगर रिजर्व यूपी के हैं। और ये जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक अलग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है कि ये प्रपोज्ड है, ये प्रपोज्ड है और ये है कहाँ, चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला आप जानते होंगे, तो उसमें प्रपोज्ड है ये। दरअसल अगर ये टाइगर रिजर्व बन जाएगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर टाइगर रिजर्व को बनाया जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश के पास 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 3 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये भी एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज इसके आगे देखते हैं। अब ये बनाया क्यों जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश में टाइगर्स होते हैं वो यूपी और मध्य प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है, तो वहाँ से वो जो मध्य प्रदेश में टाइगर्स हैं वो आ जाते हैं यूपी में। तो उनके संरक्षण के लिए या फिर उनको बचाने के लिए, उनको शेल्टर देने के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। ये प्रपोज्ड है, देखते हैं मिनिस्ट्री इसको अप्रूवल देती है या नहीं देती है। तो यहाँ तक की यह जानकारी होगी। अब थोड़ा यहाँ आप देखें, करेक्ट आंसर जो आपका है TX2 के लिए ये 2020 के लिए है। तो करेक्ट आंसर ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब थोड़ा देख लेते हैं परिचय के बारे में, मतलब कि इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के 3 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में अवस्थित है। यहाँ पर देखिए 2014 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था और ये 45वां नंबर का टाइगर रिजर्व था और TX2 अवार्ड भी इसको दिया गया। यहाँ पर आपको हम बता दें थोड़ा TX2 के बारे में भी आप जानकारी रख लीजिए। TX2 क्या है कि WWF एक संस्था जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF एक इंस्टीट्यूशन है। इसने कई सारे इंस्टीट्यूशन को मिल के या फिर उनको गवर्नमेंट को साथ लेके ये इनिशिएटिव लिया है TX2, जिससे कि डबल किया। TX2 का मतलब है कि टाइगर की जो स्ट्रेंथ है या फिर जो नंबर्स हैं उनको डबल किया जाएगा। 2022 तक का ये टारगेट था और 2022 इस समय चल भी रहा है। इसके आगे देखते हैं इस टारगेट को बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता है, वो अलग चीज़ है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी, तराई आर्क लैंडस्केप। दरअसल आर्क क्या होती है, जैसे ये सीधे लाइन हो गई या फिर कोई भी लाइन होती है, लेकिन आर्क जो होता है वो कुछ इस शेप में होता है, इस शेप में हो गया या फिर इस शेप में हो गया, तो उसको आर्क कहते हैं। तो आप इसको आर्क समझिए। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आप इनको नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से एक ही क्वेश्चन से कितने ज़्यादा फैक्ट्स आपके पास आ जाते हैं, किस तरह से आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में जैसे आप अगर सोचना शुरू करेंगे। दरअसल मैं इस वीडियो में ये दिखाना चाह रहा हूँ, इस सेशन में बताना चाह रहा हूँ कि आपकी अपनी थिंकिंग क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप उस समय टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आप उस पॉइंट को इतना डीप तक पढ़िए कि कोई भी क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड पढ़ें तो आपका कभी गलत ना हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए टाइगर रिजर्व, पहली बात आपको ये भी जानना चाहिए कि टाइगर रिजर्व कौन बनाता है, कौन अप्रूवल देता है, फिर TX2 क्या है, फिर इससे अलावा कौन कौन से और अवार्ड मिलते हैं या फिर कौन कौन से और से इनिशिएटिव हैं जो कि टाइगर को बचाने के लिए चलाए जा रहे हैं। ये पीलीभीत, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्यों प्रपोज किया गया है। तो इन सब चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चन एक ही बार में क्रिएट हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप इसको सीरियस लेंगे और इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और आसानी के साथ साथ ये भी होगा कि आपकी जो पढ़ने की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉरी, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। ये अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है। इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आपके पास ये होना चाहिए कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, कब बना, किस राज्य में है, या फिर यहाँ पर
कौन सी कीटोन स्पीसीज हैं, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, इन सब क्वेश्चन के बारे में आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, जिससे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी यूटिलाइज कर सकें। तो देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अस्कोट वन्य जीव, ये यूपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ ABCD की जगह कुछ और ही लिखा गया है, लेकिन ये ऑप्शन आपके ABCD हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो यहाँ पर ये देखिए आप, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड का जिला है जिसमें अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब अवस्थित है। यहाँ पर देखिए एक और फैक्ट है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को 1986 में कस्तूरी मृग और इसके आवास के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बेस बनाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी लाइन को बेस बनाकर कि किस, जैसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को किस जीव के लिए या फिर किस मतलब कि पशु के लिए इसको बनाया गया था। तो वहाँ पर कई सारे आपके पास ऑप्शन होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होने की संभावना रहती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको फैक्ट्स हैं जो कि ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से आपको स्टडी करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये देने की घोषणा की है? नगदल मेलजी खोरलो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भूटान के PM लोटे शेरिंग ने ये घोषणा की है कि PM मोदी को वो अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या फिर हाईएस्ट सिविल जो अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड होता है, उसको प्रोवाइड करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। अब यहाँ आपको एक चीज़ और बता दें हम कि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक क्लिक और आनी चाहिए, आपके ब्रेन में ये होना चाहिए, अगर आप UPSC एस्पायरेंट हैं तो आपके पास ऐसे UPSC या UPPSC किसी की भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये होना चाहिए कि आप कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप कितने मल्टीपल डायरेक्शन में सोच सकते हैं। क्योंकि जितना मल्टीपल डायरेक्शन में सोचेंगे क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान होता चला जाएगा। उस फील्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ जब देखिए नरेंद्र मोदी के बारे में बात चल रही है कि प्रधानमंत्री को सम्मान दिए जाने की बात चल रही है, तो आप अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे, न्यूज़ में एक्टिवेट होंगे या फिर रुचि लेते होंगे करंट अफेयर में, तो आपको अभी सुनने में आया होगा कि नरेंद्र मोदी को लगातार, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लगातार अवार्ड मिलते रहे हैं। कभी ये चैम्पियंस अवार्ड मिलता है, कभी UAE ने दिया, सऊदी अरब में दिया, तो बहुत जगह उनको अवार्ड मिले। तो आपके दिमाग में होना चाहिए किस देश ने कौन सा अवार्ड उनको दिया, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। आइए हम इसी पे बात करते हैं आगे। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब ये आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में कि जो लिखा हुआ है कि भूटान ने जो अवार्ड दिया। आगे हम देखते हैं कि इतने सारे अवार्ड देखिए आपके पास आ गए हैं कि अब्दुल अजीज अल सऊद, ये ऑर्डर जो है सऊदी अरब के द्वारा दिया गया, ये सऊदी अरब का लार्जेस्ट या फिर कह सकते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। गाजी अमीर अमानतुल्लाह, ये अवार्ड अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया। फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार दिया गया। ये देखिए इसमें खास बात है कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया 2019 में। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2019 में ही दिया गया। इस तरह से कई सारे सम्मान आपको दिए गए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। और यहाँ पर पहला फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार, यह किसी राष्ट्र के प्रमुख नेता को दिया जाता है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये सब देखेंगे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आने लायक हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर इसमें आपको और बता देते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, उत्कृष्ट सेवाओं उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण मेधावी आचरण के लिए दिया जाने वाला संयुक्त राज्य सशस्त्र बल पुरस्कार है। तो इस तरह से बहुत सारे अवार्ड हैं जो कि नरेंद्र मोदी को दिए गए, हमारे प्रधानमंत्री को दिए गए, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। चलिए इनको आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में कहीं भी आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जैसे हमने भी देखा है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पूछा गया एग्जाम में, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड पूछा गया एग्जाम में, तो इन अवार्ड्स में लगातार पूछा ही जाता रहता है कि कौन सा अवार्ड किस कंट्री ने दिया, कब दिया, किसको दिया। तो ये और हमारे देश के PM को मिला है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है? अब देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट योजना है, सहाय योजना। आपका करेक्ट आंसर होगा झारखंड। थोड़ी सी सहाय योजना के बारे में जान लेते हैं।
ये माओवादी प्रभावित जिलों में जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, जो खेल खेलना चाहते हैं या फिर जिनको मौका नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये शुरू किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, माओवादी प्रतिभा प्रभावित जिलों में खेल के लिए ये और इसका एक जो एक्सटेंशन है, स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेंट्स ऑफ यूथ। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसके जो फैक्ट्स हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या इसमें की पॉइंट्स हैं। अब इतना अगर हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी आप की पॉइंट्स पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, शाहजहाँपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किसने किया है। अब ये क्वेश्चन दो तीन तरह से बन सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किस जगह किया गया, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किसने किया। तो यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। अब गंगा एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है किस लिए किया गया। और यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और कई सारे एक्सप्रेसवे बनाए गए। तो आपको एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। और ये एक्सप्रेसवे आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों में विस्तारित होगा। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी आप जान के रखिएगा इसको। चलिए और भी फैक्ट देखते हैं। इसमें 595 किलोमीटर की रेंज होगी इसकी। और ये सब चीज़ें आप फैक्ट्स हैं जिसको आप याद करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताने के लिए इसमें होनी चाहिए जानकारी। और बहुत ही विस्तृत हम सारी चीज़ें इसमें बता दिए हैं कि आपको कहीं और जाकर ढूंढना ना पड़े। सारी जानकारी आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगी एक बार में, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आपको जानकारी एक ही जगह पर इकट्ठा हो, साइंटिफिक तरीके से इकट्ठा हो। और चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। गेल ने किस राज्य के बायो इथेनॉल संयंत्र के साथ स्थापित करने का समझौता किया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस समय रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही है, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल को घटाने की बात चल रही है, कैसे इनका यूज़ कम किया जाए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है और फिर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों को जो हेल्थ संबंधी बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, गुजरात राज्य ने गेल के साथ ये समझौता किया है कि बायोइथेनॉल प्लांट लगाने के लिए। अब ये जानकारी जो है गेल इंडिया के बारे में है कि गेल इंडिया की स्थापना कब हुई, ये 1984 में ये सब स्थापना हुई थी। ये सब आप जान के रखिए, कहाँ कहाँ क्या कैसे है। इथेनॉल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह एक जल रहित एथिल अल्कोहल है, रासायनिक सूत्र इसका C2H5OH। ये सब थोड़े फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे इथेनॉल कैसे कैसे बनता है, उसकी किण्वन प्रक्रिया फर्मेंटेशन द्वारा बनाया जाता है, गन्ना के शीरा से, मोलेसिस से और बहुत सारी चीज़ें से इथेनॉल आजकल तैयार किया जा रहा है। तो ये बहुत ट्रेंडिंग में आजकल है। चलिए, दरअसल फ्रेंड्स जो मिश्रण होता है, मिक्सचर, वो अलग चीज़ है। ब्लेंडिंग जब हम कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग, जब कभी आप सुनेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, इथेनॉल के बारे में सुनेंगे तो वहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग ये वर्ड यूज होता है। तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है एक निश्चित अनुपात में, मतलब कि जो भी रहता है कि निश्चित कितना बनाया जाए। जैसे 10% की बात चल रही है, गवर्नमेंट ने 2020 का टारगेट रखा था 10% का, उसको पहले ही अचीव कर लिया है। तो ये सब करंट अफेयर है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्टिवेट रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहला सर्वर पेश किया गया, इसका नाम क्या है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे देश का पहला सर्वर है। तो यहाँ पर रुद्र सर्वर। अब देखिए थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम। नई दिल्ली 3 दिसंबर को, इसको लिख देते हैं 3 दिसंबर 3 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को देश में रुद्र सर्वर पेश किया 3 दिसंबर के दिन। ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस, इसको CDAC भी कहते हैं। CDAC आप जानते होंगे, CDAC को आप गूगल करके भी एक बार देख लीजिएगा। यह हमारे देश का पहला स्वदेशी सर्वर है। अब देखिए, UPPCS में आने की पूरी संभावना है इसकी। ऐसे पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि देश में पहला, जैसे कि सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए और मिसाइल के बारे में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला देश का स्वदेशी सर्वर है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। आप इसमें अवेयर रहिए, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन किस राज्य में है। पश्चिम बंगाल राज्य में। डिटेल आप नीचे देख सकते हैं, डिटेल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दें हम आपको कि हम इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी पर अपलोड करेंगे और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी।
तो आप वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ की डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हम बहुत ज़्यादा फैक्ट्स इसमें अवेलेबल करवाए हैं। अगर ये फैक्ट आप देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, तो एक क्वेश्चन से ही 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और करंट अफेयर्स में ये रहता नहीं कि मान लीजिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आप फंस रहा है, नहीं मतलब आपके मैच कर रहा है, तो कम से कम उसमें जो ऑप्शन होते हैं इन क्वेश्चन को पढ़ के आप जान सकते हैं कि वो ऑप्शन तो गलत ही होंगे। कुछ एलिमिनेशन मेथड, कुछ जानकारी आपके पास इकट्ठा होगी, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% तक आ जाएगी। तो बिल्कुल इस बात से अंदर रहिए, कोई भी जानकारी आपके लिए बेकार नहीं जाती है। जो भी जानकारी पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। अब देखिए ये यूथनेशिया वाला मैटर जो है, इच्छा मृत्यु के बारे में बात की जा रही है कि किसने मंजूरी दी है। तो ये मैटर बहुत पुराना चल रहा है, स्विट्जरलैंड का मैटर है यूथनेशिया की। यूथनेशिया की मांग मतलब इच्छा मृत्यु की मांग बहुत सारे देशों में चल रही है। जैसे कि कुछ लोग लाइलाज बीमारी से ग्रसित होते हैं जिनको बहुत कष्ट होता रहता है, या फिर कुछ लोगों का ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि उनका जीना मतलब कि उनके जीवन में इतने ज़्यादा कष्ट हो जाते हैं, जैसे कि दिमाग नहीं, ब्रेन नहीं काम कर रहा है, बॉडी के ज़्यादा से ज़्यादा अंग नहीं काम कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, तो उनको इच्छा मृत्यु मिलनी चाहिए। लेकिन इच्छा मृत्यु में सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि कहीं इसका मिसयूज ना होना शुरू हो जाए, कि गलत तरीके से सिग्नेचर करा के या फिर कहीं से भी गलत तरीके से लोगों को मारना न शुरू कर दिया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा इसमें डर रही हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने इसमें इच्छा मृत्यु वालों के लिए यह कानून पारित कराने के लिए कहा है कि हाँ ठीक है, हम इस पर कानून ले आएंगे और इसको लीगल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाया जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा को कम किया जाता है। जैसे ही आप देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी, तो आपके शरीर में सुस्तीपन आ जाएगा, लेजीनेस आ जाएगा, आपको धीरे धीरे नींद आने लगेगी, और नींद आते आते आपके बॉडी में ऑक्सीजन की एकदम कमी हो जाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक यूथनेशिया का मैटर है, इच्छा मृत्यु का मैटर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन को आप इससे पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है। अब यहाँ देखिए भारतीय मूल की बात कीजिए, है एग्जैक्ट भारतीय नहीं है लेकिन भारतीय मूल है, मतलब कि माता पिता या फिर कुछ इनके भारत से रिलेटेड रहे होंगे, या फिर इनके ग्रैंड फादर भारत से रिलेटेड रहे होंगे, तो उनको भारतीय मूल कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अनिल मेनन। इनको नासा द्वारा चंद्रमा मिशन और मंगल मिशन के लिए चुना गया है। ये एयरफोर्स के वहाँ के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उसके पद पे काम कर चुके हैं और वहाँ अब भी काम कर रहे हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस, फार्मर्स डे। और ये देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 23 ये जयंती है, मतलब चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना कि 2-3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। किसान दिवस को किसके जयंती पे मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की जयंती किस दिवस से संबंधित है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन को इसमें क्रिएट किया जा सकता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म अब बाकी मेरठ जिले में इस समय हुआ था। ये सब बेसिक जानकारी है, इसको आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे किस प्रदेश के कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको हो जाएगा दिल्ली, ये आंसर आपको दिल्ली हो जाएगा। और ये नए तरह का इनिशिएटिव है, इसको आप समझ के रखिए, जान के रखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए शिक्षक विश्वविद्यालय की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आजकल शिक्षक ज़्यादातर ठीक से डिग्री अपनी ट्रेनिंग नहीं पूरा करते, या फिर किसी तरह से पूरा गोल रहता है कि वो किसी तरह शिक्षक बन जाएं, फिर ठीक से एजुकेशन को डिलीवर नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। इसके लिए दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। और इसमें ये भी बता दें कि यह शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा। तो यहाँ पर देखिए जगह है, ये विश्वविद्यालय का महत्व यहाँ बताया गया है, और स्कूलों को जोड़ा जाए कैसे। दिल्ली ये शिक्षक विश्वविद्यालय क्या होगा, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय होगा। ये भी एक फैक्ट है। जब यूपीएससी और यूपीपीएससी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, वहाँ पर गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा आपके पास बढ़ जाएगी। अब देखिए यह कहाँ स्थापित होगा, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये पश्चिमी दिल्ली के बक्करवाला में दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बाकी ये फैक्ट्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। और किसके माध्यम से की जाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक नई एजेंसी बनाई गई है, अभी पिछले कुछ सालों में बनाई गई है, नई एजेंसी है। इसके बारे में आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है। यहाँ पर क्या है, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा, और बहुत सारे स्कॉलरशिप और क्या कैसे होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें सेव है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ सिर्फ हम इस पेपर में ये बताने वाले थे, मतलब इस सेशन में ये बताने वाले थे किस तरह से आपको करंट अफेयर पढ़ना है, कितने बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको इकट्ठा करना है, कितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए किसने दुनिया का डार्ट मिशन लॉन्च किया है। नासा ने। मैक्सिमम जो रिसर्च चल रहे हैं नासा कर रही है, लेकिन हमारा इसरो भी पीछे नहीं है। इसरो ने भी बहुत सारी बुलंदियों को हासिल किया है, बहुत सारे कीर्तिमान को बनाया है।
104 रॉकेट भेज के, एक साथ सैटेलाइट भेज के भी इसरो ने कीर्तिमान बनाया था। तो बहुत सारे कीर्तिमान इसरो के नाम हैं। और यहाँ पर देखिए डार्ट का मतलब क्या होता है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट टेस्ट। ये दरअसल इसलिए है कि जैसे मान लीजिए कि भविष्य में कोई भी, आजकल सुनते होंगे कि कोई ग्रह आने वाला है, कोई उपग्रह आने वाला है, या फिर कोई क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड आने वाला है, पृथ्वी से टकराने वाला है, ऐसा सुनने में आता है। तो ये मिशन इसलिए चलाया गया है कि जो पृथ्वी से चीज़ें टकराने वाली है, अगर कोई ग्रह, उपग्रह, पत्थर बड़े बड़े कुछ पृथ्वी से टकराने वाला है, तो उसको डाइवर्ट किया जा सके, उसके लिए मिशन चलाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल ये पूछ लिया जाएगा कि डार्ट क्या है, डार्ट मिशन किससे रिलेटेड है, या फिर डार्ट की स्थापना किसने की है, डार्ट को कौन संचालित कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको आंसर मिल गया होगा और पढ़ने की टेक्निक भी आपको पता चल गई होगी किस तरह से पढ़ना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की प्रस्तावना किस राज्य की सरकार ने दी है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा साइबर हमले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइबर ठगी हो रही है, लोगों को मोबाइल और इस तरह पर इन्फॉर्मेशन गैदर करके या फिर इन्फॉर्मेशन मांग के, गलत तरीके से मांग के मिसयूज किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। अन्य राज्य सरकारों को भी इसे सीखना चाहिए। अभी तो ट्रायल चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश ने 2026 में कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा साउथ कोरिया। अब बहुत लोगों को एक नज़र में ये लगेगा कि यहाँ पर ऑप्शन होगा चाइना। दरअसल चाइना ने सूर्य बना लिया है सॉरी, कृत्रिम सूर्य बना लिया है और उसका परीक्षण चल रहा है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी ये देखिए 2026 की बात चल रही है कि किसने 2026 में कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है, न कि किसने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बना लिया है, या फिर इस समय चाइना ने बना लिया है और वो ट्रायल चल रहा है उसका। तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन है ये, इसको आप गैदर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ ट्रिक बताने वाले हैं और इसको थोड़े टाइम में ख़त्म करने वाले हैं। अगर आपको ये इन सब क्वेश्चन की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिलेगी, वहाँ डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कौन सा राज्य देश का पहला LPG मुक्त, धुआं युक्त, LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब है कि उस राज्य में पूरी तरह से LPG का यूज होने वाला, LPG सिलेंडर का यूज होने लगा है और उस राज्य में धुआं बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो LPG युक्त धुआं मुक्त अभियान है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है? एंटीगुआ एंड बारबुडा। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। अब देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी स्थापना भारत सरकार ने या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के साथ मिलकर की है। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्या है कि आज का सोलर पावर या सोलर एनर्जी की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ गई, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उन पर फोकस किया जा रहा है। अदरवाइज जो खत्म होने वाली एनर्जी, पेट्रोल डीजल है, इनसे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट के ये प्रयास रहते हैं और बहुत सारे जो ग्रीन एनवायरनमेंट या फिर कह सकते हैं जो पर्यावरण वाले इंस्टीट्यूशन, वो भी बहुत दबाव बनाते रहते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ISA को प्रपोज किया और बहुत ज़्यादा सोलर प्लांट, सोलर पैनल, आप देखते हो बहुत ज़्यादा सोलर और फ्लोटिंग सोलर भी लगाए जा रहे हैं। हर जगह रेलवे स्टेशन, स्कूल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हर जगह सोलर पैनल लगाया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो देखिए, ये जो थोड़ा आपको बता देते हैं, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो ये जो सन होता है हमारा, सन ऐसे वेरी करता है, एक बार इक्वेटर से कर्क तक और कर्क से मकर तक। तो यहाँ इस रेंज में अगर आप कहीं आपका घर है या फिर रहते हैं तो यहाँ पर एक बार आपके सिर के ऊपर सूर्य जरूर रहेगा। तो इस एरिया में क्या होता है ना कि सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो फिर सोलर एनर्जी कम प्राप्त होगी, क्योंकि रोशनी फिर तिरछा पड़ने लगेगी, तो उतना ज़्यादा आपको सोलर पावर नहीं प्राप्त होगा। लेकिन इस बीच में आपको सोलर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी और हमारा देश भी इसके बीच में आता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के साथ ये इनिशिएटिव लिया कि इस कंट्री में जितने रहते हैं यहाँ पर ढेर सारी रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि जो पेट्रोल डीजल है इन पर क्या कहते हैं थोड़ा सा दबाव कम हो जाए हमारा। तो उम्मीद करते हैं आपको काम भर की जानकारी मिल गई होगी। बाकी जानकारी आप इसको पढ़ के इकट्ठा कर सकते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। अभी देखिए बहुत ज़्यादा ये संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट पूरी तरह से टूरिज्म और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अभी देखिए कहीं रॉक संग्रहालय बन रहे हैं, कहीं पुलिस संग्रहालय बन रहा है, कहीं नाव संग्रहालय बन रहा है, कहीं कुछ। अभी देखिए प्रधानमंत्री संग्रहालय भी बनाया गया।
तो बहुत सारे संग्रहालय खोले जा रहे हैं जिससे कि टूरिज्म में लोगों का विश्वास बढ़े, लोगों को नई नई चीज़ देखने को मिले, नई नई चीज़ सोचने को मिले। तो इस तरह से संग्रहालय के विकास बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ओपन रॉक संग्रहालय जो है म्यूजियम है हैदराबाद है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किस मंत्रालय ने टेक न्यू @75 की उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर आपका टेक से आपको लग रहा होगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। और यहाँ पर ये केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दरअसल आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें 75 के रूप में चल रही हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत जगह मनाया जा रहा है, उसी में ट्रेन 18 की भी घोषणा की गई है कि ट्रेन 18 भी चलाई जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें को देने के गवर्नमेंट का प्रयास है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो हम 75 साल पूरा कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें डिलीवर करने की बात चल रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया किस राज्य में। तो मिथिला आप जानते हैं बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। अब थोड़ा जीआई टैग के बारे में आप जान लीजिए। जीआई टैग क्या होता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेतक होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से आया, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बन रहे हैं, अदरवाइज जैसे लोग नए तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, कहीं अगर उतनी एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं है तब भी उसको खाद और ये सब देकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे जो पब्लिक है उसको नुकसान हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह जिस जगह पर जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, मतलब कि ओरिजिनली प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, तो उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। इसी क्रम में फ्रेंड्स मिथिला मखाना को जीआई टैग देने की बात चल रही है। और जीआई टैग देने से क्या होता है, फॉरेन में भी इन सब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को पता हो जाता है कि हाँ ये पर्सनल ज्योग्राफिकल कंडीशन में प्रोड्यूस किया गया है और वहाँ पर इसकी विशेषता है, इसमें कोई भी चीज़ अलग से नहीं मिलाई गई है, कोई भी अलग से इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं दी गई है जो कि बॉडी के लिए या फिर हेल्थ के लिए हेल्पफुल हो। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। तो अब एक बार गूगल करके जीआई टैग के बारे में या फिर 1-2 साल में जीआई टैग किन चीज़ों को दिया गया है तो इसको भी आप याद करके रखें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लेटेस्ट में किन किन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत लाभकारी हुआ होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। हम इसको पीडीएफ में देखिए बहुत सारा कंटेंट इसमें अवेलेबल करवाए हैं, जिससे कि आप इसको डाउनलोड करें और हमेशा आप मोबाइल में, टेलीग्राम चैनल में, कहीं भी आप इसको लेकर हमेशा पढ़ सकते हैं। कोई भी टॉपिक है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें गैदर कर सकते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। और अगर आप तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, अदरवाइज ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे अपलोड करेंगे फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, आपको नए नए आइडियाज़, नए नए स्ट्रेटजीज हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट को आपको लास्ट मिनट में तैयार करना चाहिए, किस तरह से करंट अफेयर्स को तैयार करना चाहिए, कितना आप कम पढ़ के या फिर किस तरह से आपको बहुत सारी करंट अफेयर्स आपके पास अवेलेबल होती है, तो किस तरह से आप देख के जान सकते हैं कौन सी करंट अफेयर्स पूछी जा सकती है, कौन सी नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम का ट्रेंड क्या है। तो इन सब पर हम वीडियो बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। हम आपको तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप इसका पूरा वीडियो देखें। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाला एग्जाम आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो, आप उसको क्रैक करें, जल्दी जल्दी आपको जॉब मिले, आप नए नए टारगेट्स को पूरा करें, नए नए गोल को अचीव करें, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते रहें। फ्रेंड्स इस वीडियो को इसी शुभकामनाओं के साथ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।